Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. आज हम अपना डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का 9th ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में कुछ डिस्कस कर लें। लास्ट टाइम हमने बूलियन अलजब्रा पे बात की थी, कुछ डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की एडिशन, जो कि कंप्यूटर 8 बिट्स में किस तरह से नंबर्स की एडिशन करता है। पॉजिटिव नंबर्स को वो एज इट इज़ ले लेता है बाइनरी नंबर की फॉर्म में 8 बिट्स में, और जो नंबर्स नेगेटिव होते हैं उनको वो बाइनरी में लिख के फिर उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेकर रिप्रेजेंट करता है। और जब भी उसको किसी नेगेटिव नंबर के साथ पॉजिटिव नंबर को ऐड करना होता है तो पॉजिटिव नंबर के लिए जस्ट उसका 8 बिट बाइनरी नंबर लिखता है, और नेगेटिव नंबर के लिए उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसका बाइनरी नंबर लिख लेता है, और फिर उसको फाइनल जो है वो किसी नंबर के साथ ऐड करता है। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ नोन एज आर्ग्यूमेंट। दिस आर्ग्यूमेंट को हम पहले डिफ़ाइन करेंगे और फिर हम उसके बाद इसकी वैलिडिटी देखेंगे कि आया कोई आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट बाय ट्रुथ टेबल, फिर हम मॉडस पोनन एंड मॉडस टोलन पे डिस्कस करेंगे, एंड देन एप्लीकेशन। लास्ट में हम इस सारी चीज़ों को लेके एप्लीकेशन रियल लाइफ से एक लेके उस पे डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन आर्ग्यूमेंट। An argument is a sequence of statements, and an argument form is a sequence of statement form. All statements in an argument and all statement forms in an argument form except for the final one are called premises. The final statement or statement form is called the conclusion. The symbol, ये जो 3 dots हैं, which is read therefore, is normally placed before the conclusion. तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? इसमें ये एक सीक्वेंस होता है, और सीक्वेंस किसका होता है? स्टेटमेंट्स का। यानी बहुत सारी स्टेटमेंट्स मिलकर एक आर्ग्यूमेंट बनाती हैं, और ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं फाइनल को छोड़कर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इन सब को हम प्रीमिसेस कहते हैं, और जो आखिरी स्टेटमेंट होती है दैट इज़ नोन एज कंक्लूजन। और कंक्लूजन को हम स्टेटमेंट्स लिखी हुई जज भी कर सकते हैं, क्योंकि कंक्लूजन से फ़ौरन पहले ये देयरफॉर का साइन होता है, राइट। अब हम आगे आते हैं वैलिड आर्ग्यूमेंट के ऊपर। To say that an argument form is valid means that no matter what particular statements are substituted for the statement variables in its premises, if the resulting premises are all true, then the conclusion is also true. To say that an argument is valid means that its form is valid, right? तो इसको हम फर्दर चेक करते हैं। इसको हम, ये जो वैलिड आर्ग्यूमेंट है उसको हम ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं। किस तरह से कि ट्रुथ टेबल में देखने का क्या तरीका है? आइडेंटिफाई द प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट फॉर्म। यानी एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे, उसमें हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रीमिसेस कौन से हैं और कंक्लूजन कौन से हैं। Construct a truth table showing the truth values of all premises and the conclusion. Number 3, a row of the truth table in which all the premises are true is called a critical row. If there is a critical row in which the conclusion is false, then it is possible for an argument of the given form to have true premises and a false conclusion, and so the argument form is invalid. If the conclusion in every critical row is true, then the argument form is valid. यानी हम पहले तो premises और conclusion को identify करें, उसके बाद हम truth table बनाते हुए
उन प्रेमिसेस को देखते हुए कि जो प्रेमिसेस की जो कॉलम्स हैं उनको देखते हुए हम वहाँ से वो वाली रोज़ सेलेक्ट करते हैं जिनमें के सारे प्रेमिसेस ट्रू हैं। इन रोज़ को हम कहते हैं क्रिटिकल रोज़। तो जितनी भी हमारे पास क्रिटिकल रोज़ आई हैं, अगर उन सब में प्रेमिसेस के पैरेलल में कंक्लूजन भी ट्रू है तो ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। और अगर नहीं आता कंक्लूजन किसी एक रो में भी, क्रिटिकल रो में फॉल्स आ जाता है, तो जो ये वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं रहेगा बल्कि इनवैलिड हो जाएगा। इसको ट्रुथ टेबल से देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आ रहा है नेगेशन ऑफ पी, ये एक प्रेमिसेस है, क्यू और नेगेशन ऑफ आर दूसरा प्रेमिसेस है, देन पी ये दूसरा प्रेमिसेस है, और लास्ट में ये देयरफॉर का साइन आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो लास्ट रो है ये कंक्लूजन की है, यानी आर एंड नेगेशन ऑफ क्यू इज़ द कंक्लूजन। अब हम इन सारी चीज़ों को लेके एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। एक कॉलम पी का हो गया, एक क्यू का और एक आर का। देन वी हैव नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ आर, क्यू और नेगेशन ऑफ आर। Then we have negation of P premises, then Q और negation of R, then P दूसरा premises है, और फिर उसके बाद लास्ट कॉलम है कंक्लूजन का। तो P, Q और R हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं। हम तीनों की जो हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं हम उस तरह ले लेते हैं, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और लास्ट में R की एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरह से पूरा कॉलम जनरेट कर लेते हैं। Now we have negation of Q तो ये Q के ऑपोजिट सारी ट्रुथ वैल्यूज आ गई, R के ऑपोजिट आ गई नेगेशन ऑफ R की, और फिर Q के साथ और किया नेगेशन ऑफ R को, तो ये एक कॉलम हमारे पास आ जाता है। तो ये आ जाता है ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। और नेगेशन ऑफ P जो प्रेमिसेस है इसको यहाँ पर हम P के ऑपोजिट ट्रुथ वैल्यू सारी लिख लेते हैं, यानी 4 फॉल्स और 4 ट्रू। नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं प्रेमिसेस Q और नेगेशन ऑफ R हम ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट कर चुके हैं, ये पहले लेंगे और एरो जा रहा है यहाँ से P की तरफ। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है और कंडीशनल स्टेटमेंट हमें पता है कब फॉल्स होती है, जब पहला यानी ये जो एरो से पहले है एक्सप्रेशन ये ट्रू और बाद वाला फॉल्स होता है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि ये ट्रू और ये P फॉल्स होता है, तो ये P की ये दो वैल्यूज़ फॉल्स हैं, जहाँ पर कि ये Q और नेगेशन ऑफ R ट्रू है। इसी तरह से लास्ट रो में भी ट्रू वैल्यू है इसकी और इसकी फॉल्स है, तो ये यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। तो इन दोनों रोज़ में फॉल्स आ गया और ये लास्ट रो में फॉल्स आ गया, बाकी सारी ट्रू वैल्यूज़ हैं। अब आते हैं यहाँ से कंक्लूजन पे। कंक्लूजन इज़ R एंड नेगेशन ऑफ Q। R एंड नेगेशन ऑफ Q हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स। तो ये हमारा ये लास्ट कॉलम भी आ गया। अब हमें यहाँ पर ये सारा कुछ ट्रुथ टेबल हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पे ये जज करते हैं कि वेदर ये जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म है ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो वैलिडिटी का कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे जितने भी प्रेमिसेस हैं, हमारे पास 2 रोज़ हैं प्रेमिसेस की, तो 2 प्रेमिसेस हैं, हमने इसमें से वो रोज़ सेलेक्ट करनी है जहाँ पर कि ये दोनों प्रेमिसेस ट्रू हैं, यानी फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये एक ही रो मिली है 7th रो जिसमें कि ये दोनों प्रेमिसेस ट्रू हैं, तो इस रो को हम क्रिटिकल रो कहेंगे। ये जो क्रिटिकल रो है इसमें देखेंगे, फिर इसके सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद हम आएंगे कंक्लूजन पे, और कंक्लूजन को देख के हम ये जज कर सकेंगे कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो यहाँ पर इस रो में ट्रू वैल्यू आ रही है कंक्लूजन की, विच मीन्स दिस इज ए वैलिड आर्ग्यूमेंट। राइट, अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोई इनवैलिड आर्ग्यूमेंट भी होता है? ऑब्वियसली कि हम अगर आर्ग्यूमेंट को कह रहे हैं कि वैलिड भी हो सकता है इनवैलिड भी हो सकता है, तो वैलिड को तो हमने देख लिया कि जहाँ दोनों जो क्रिटिकल रोज़ हैं उसमें यहाँ पर तो एक ही रो आई है, तो दोनों प्रेमिसेस ट्रू हैं, तो रिज़ल्ट जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू है। तो अगर रिज़ल्ट ट्रू नहीं होगा तो वो इनवैलिड होगा, जो कि नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं।
इसमें आप देखें कि वी हैव इफ़ पी देन क्यू और नेगेशन ऑफ आर. सेकेंड प्रीमिसेस इज इफ़ क्यू देन पी एंड आर. एंड थर्ड वन जो है ये कंक्लूजन है इफ़ पी देन आर, जो कि ये लास्ट कॉलम बनाया हुआ है. सो इन हेयर वी कैन सी कि ये आपका जो है ये आप पी क्यू और आर, और देन ये नेगेशन ऑफ आर का एक कॉलम आ गया, क्यू और नेगेशन ऑफ आर का आ गया, पी एंड आर का आ गया, पी इफ़ पी देन क्यू और नेगेशन ऑफ आर हो गया. ये पहला प्रीमिसेस हमारे पास जनरेट हो गया. इसी तरह से इफ़ क्यू देन पी एंड आर ये दूसरा आ गया, और यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन आ गया. इन सारी वैल्यूज़ को देख के हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये दोनों प्रीमिसेस किन किन रो में ट्रू हैं. पहली रो हो गई, फोर्थ रो हो गई, सेवन्थ हो गई और एट्थ हो गई. ये वो रोज़ है, क्रिटिकल रो कौन सी रो होती है जिसमें सारे प्रीमिसेस ट्रू होते हैं. तो दो प्रीमिसेस हैं यहाँ पर और दोनों ट्रू हैं, पहली रो में, चौथी में, सातवीं और आठवीं में. ठीक है. अब इन क्रिटिकल रोज़ को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पर जज कहाँ से करना है, कंक्लूजन से, कि ये आया, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये वैलिड है. तो कंक्लूजन को देख के हम ये जज कर सकते हैं कि ये वैलिड है या इनवैलिड है. तो पहली रो में तो ट्रू है, हमें लग रहा है कि ये वैलिड होगा. सेवन्थ और एट्थ में भी ट्रू है, लेकिन ये जो एक वैल्यू फॉल्स आ रही है यहाँ पे फोर्थ रो में, ये हमें जज करने में यहाँ से हेल्प करेगा कि ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है. क्योंकि अगर एक भी कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है तो इन क्रिटिकल रोज के अगेंस्ट, तो हम कहेंगे कि ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है. राइट. Now here we have an example of modus ponens and modus tollens. ये एक एग्जाम्पल है वैलिड आर्ग्यूमेंट की. ठीक है. हमारे पास बहुत सारे वैलिड आर्ग्यूमेंट होते हैं जिनको कुछ स्पेसिफिक नाम दे दिए गए हैं. यहाँ जैसे मॉडस पोनन है या मॉडस टोलन है, ये दो एक डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसकी वैलिड आर्ग्यूमेंट की. तो वैलिड आर्ग्यूमेंट में जो पहली एग्जांपल हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये मॉडस टोलन है. मॉडस टोलन को अगर देखें तो मॉडस टोलन ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मेथड ऑफ डिनाइंग समथिंग. डिनाइंग मीन्स के टू निगेट समथिंग. तो हम यहाँ पर अगर देखें इफ़ पी देन क्यू, और यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट है नेगेशन ऑफ क्यू, तो यहाँ से रिजल्ट जनरेट हो रहा है नेगेशन ऑफ पी की सूरत में, कि अगर पी होगा तो क्यू होगा, और क्यू नहीं है इसलिए पी भी नहीं है. तो इसकी यहाँ पर एक स्पेसिफिक एग्जांपल भी लेके बताया हुआ, एक्सप्लेन किया है इसको. इफ़ ज़्यूस इज़ ह्यूमन देन ज़्यूस इज़ मॉर्टल. अगर ज़्यूस ह्यूमन है तो वो मॉर्टल है. और दूसरी एक और स्टेटमेंट है कि ज़्यूस इज़ नॉट मॉर्टल. अगर ज़्यूस जो है वो मॉर्टल नहीं है, हम यहाँ से ये रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हैं कि देयरफॉर ज़्यूस इज़ नॉट ह्यूमन. तो ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है जिसकी हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जांपल से भी उसको क्लियर कर दिया. ये एक एग्जांपल है, रियल लाइफ से एप्लीकेशन है कि हम यूँ समझें कि जैसे वैलिड आर्ग्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है. तो ये जो वैलिड आर्ग्यूमेंट है ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम रियल लाइफ में एप्लीकेशन भी इसकी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर इस सूरत में नज़र आ रही है. यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि अगर हमारे पास 5 या 6 स्टेटमेंट्स हैं या जिनको कि हमने यहाँ पे प्रीमिसेस के नाम से डिफ़ाइन किया है, तो ये जो प्रीमिसेस हैं इन सारे प्रीमिसेस से लास्ट में जो एक कंक्लूजन दिया हुआ होता है, अगर तो इन सारे प्रीमिसेस से फॉलो करता हुआ ये कंक्लूजन है तो हम इसको वैलिड कहते हैं. लेकिन अगर इनमें से किसी एक स्टेटमेंट को डिनाई कर देता है ये कंक्लूजन, तो फिर ये वैलिड नहीं रहता. आसान अल्फाज में बता रही हूँ आपको. तो हमारे पास अगर ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, ये हेयर वी हैव ए बी सी डी ई, 5 स्टेटमेंट्स हैं. तो इन 5 स्टेटमेंट्स से अगर तो एक रिज़ल्ट जनरेट किया जा सकेगा तो हम ये कहेंगे कि ये हम एक वैलिड आर्ग्यूमेंट को यूज़ कर रहे हैं और एक रिज़ल्ट जनरेट कर रहे हैं. एक अगर तो रिज़ल्ट इन सारी स्टेटमेंट से जनरेट हो सकेगा तो हम कहेंगे कि ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है. यानी इन सारी स्टेटमेंट से एक रिज़ल्ट फॉलो कर रहा है. ठीक है ना. दिस इज़ वेरी कहना चाहिए कि रियल लाइफ एप्लीकेशन है. यू आर अबाउट टू लीव फॉर स्कूल इन द morning and discover that you don't have your glasses. You know the following statements are true.
Number 1, if I was reading the newspaper in the kitchen, then my glasses are on the kitchen table. If my glasses are on the kitchen table, then I saw them at breakfast. I did not see my glasses at breakfast. I was reading the newspaper in the living room, or I was reading the newspaper in the kitchen. If I was reading the newspaper in the living room, then my glasses are on the coffee table. And the question is, where are my glasses? तो ये सारी स्टेटमेंट्स हैं, ये सब ट्रू हैं. इनसे एक रिजल्ट हमने जनरेट करना है. वेयर आर द ग्लासेस मीन्स के इन सारों से एक रिजल्ट जनरेट होना चाहिए कि ग्लासेस हैं कहाँ पर इन फैक्ट, राइट. अब ये यहाँ पर हम जिस तरह से कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं तो हम उनको कोई वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हमारे लिए स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आसान हो जाए. जैसे कि लेट अस सपोज के आर के इज़ आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द किचन. रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द किचन को आर के से रिप्रेजेंट किया. जी के इज रिप्रेजेंटिंग माई ग्लासेस आर ऑन द किचन टेबल. ग्लासेस ऑन द किचन टेबल. Okay, I saw my glasses at the breakfast. Saw at the breakfast. SB. I was reading the newspaper in the living room. Or reading in the living room. RL. My glasses are on the coffee table. GC. Glasses on the coffee table. Right.